वेलकम टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे उसमें बंगाल में जो द्वैत शासन स्टार्ट होता है सन 1765 से लेकर 1772 में, इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे समझने को आपको मिलेगा। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में किस तरह से आते हैं और अपना जो वर्चस्व है किस तरह से स्थापित करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच में क्या होता है जब उसी बीच में क्या होता है कि कुछ युद्ध होते हैं, जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, पलासी का युद्ध होता है। ये दोनों युद्ध होने के बाद अंग्रेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इस युद्ध होने के साथ ही क्या होता है, जो अंग्रेज़ है उसके द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित किया जा चुका होता है, राइट। और उसी के बीच में शुरू हो जाता है बंगाल में द्वैत शासन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के बाद किस तरह से वहाँ के जो राजा होते हैं, जो बंगाल के राजा होते हैं, उसको किस तरह से पंगु बना देते हैं, राइट। किस तरह से उनको यूज करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर दोहरे शासन व्यवस्था लेके आती है और किस तरह से उसका शोषण स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे एक समझ विकसित करने की इसको लेकर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल में जो द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्टार्ट हुआ था, राइट, सन 1765 से 1762 में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके कारण देखेंगे, राइट, इसके परिणाम देखेंगे, ठीक है। दोहरी शासन व्यवस्था किस तरह का था, द्वैत शासन व्यवस्था क्या था, इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। दोहरी शासन व्यवस्था में जो पहला दीवानी व्यवस्था था, जो राजस्व वसूलने का व्यवस्था था, वो क्या किया इन्होंने, वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गया और जो निजामत, पुलिस और न्यायिक कार्य था वो बंगाल के नवाब के पास चला गया, राइट। तो किस तरह से ये शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं, किस तरह से इनको एक तरह से कह सकते हो कि एक बफर स्टेट के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है, राइट। किस तरह से इस पर बंगाल पे अपना पूरा शासन नियंत्रित करने का काम शुरू कर देता और बंगाल के साथ साथ आगे जाके ये पूरे भारत पे अपना राज करने का एक निश्चय कदम की ओर आगे अग्रसर हो जाते हैं, राइट। तो हम देखते हैं इसमें दीवानी व्यवस्था, जो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था होता है, बक्सर और पलासी के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसमें जो ड्यूअल शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो दीवानी होता है, जो राजस्व वसूलने का जो कार्य होता है, जो पैसा वसूलने का काम होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है, वो मुगलों के द्वारा करवाते हैं, राइट। और जो निजामत, जो पुलिस, वहाँ का शासन व्यवस्था मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने का काम है, वहाँ के नवाब के पास चला जाता है, राइट। तो इसमें देखते हैं दीवानी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है। इस दीवानी व्यवस्था के अंदर जितने भी राजस्व होंगे, जितने भी टैक्स होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही वसूल करेगा, राइट। तो समझ सकते हैं, अगर सारा शासन जो राजस्व है, जो टैक्स है, अगर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आना शुरू हो जाए और वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं होगा, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ का जो शासन है, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें जो है वहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाता है, राइट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, दीवानी व्यवस्था के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है, मुगलों द्वारा करवाया जाता है। स्थानीय भारतीय द्वारा भू राजस्व की वसूली किया जाता है, जिसमें अधिकारी के तौर पे जो होता है मोहम्मद रजा खां बंगाल में, और सिताब राय बिहार में, और गुलाब राय जो होता है प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में होता है। इसके ऊपर सारा सौंप दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे प्रीलिम से क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं राजस्व वसूलने के लिए, कौन कौन से होते हैं, बंगाल में कौन होते हैं, बिहार में कौन होते हैं, राइट। और जो दीवानी कार्यालय है, प्रमुख दीवानी कार्यालय है, वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है यहाँ से। तो आप ध्यान रखना, मोहम्मद रजा खां जो है वो बंगाल में राजस्व वसूलते थे, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सिताब राय जो थे बिहार में, और गुलाब राय जो थे वो गुलाब राय, राइट। ये तीनों जो राजा थे वहाँ के, जो अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे राजस्व वसूलने के लिए, ठीक है। जो राजस्व वसूलने का जो मेन केंद्र था, जो कार्यालय था, वो जो था वो दीवानी कार्यालय उसको बोलते हैं, वो मुर्शिदाबाद और पटना में 2 जगह था, राइट। अगर निजामत की बात करें, जो पुलिस व्यवस्था, जो न्यायिक व्यवस्था थी, वो बंगाल के नवाब के पास चला गया, राइट। प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब के पास चला गया, बट राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी। तो आप सोच सकते हैं दीवानी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रख लेती है, और जो बंगाल के नवाब होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है कि आप पुलिस व्यवस्था को सुधारो। तो सोच सकते हो किस तरह से अपना
जो है सारा इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है बंगाल के द्वारा। इसी बीच क्या होती है, हम देख लेते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन आने का कारण क्या हो सकता है। एक तो पहला कारण जन विरोध का खतरा ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखो द्वैत शासन इससे क्या होगा, एक तो थोड़ा क्या होता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर चला जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी नहीं लगेगा कि सारा कुछ अपने हाथ में हथिया लिया। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त चाल चला उन्होंने क्या किया, जो अगर लोगों को ऐसा शक भी होता है कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी सारा कुछ अपने हक में ले रही है, तो इसको देखते हुए भी उन्होंने क्या किया, जो राजस्व वसूली का काम था अपने पास रखा और शासन व्यवस्था वहाँ के शासक को दे दिया, राइट। दूसरा और क्या था, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी आदि जो कंपनियाँ थी उसका विरोध का डर था स्थानीय लोगों की सहायता से, राइट। वो भी विरोध करते कि हम लोग आप लोग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली ये सब मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय लोगों के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों का संरक्षण करते हैं, लेकिन जो अंग्रेज है वो सारा वर्चस्व अपने हाथ में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी का जो डर था उनसे भी बचने के लिए ये चीज़ अपनाया गया। स्थानीय शक्ति द्वारा विरोध, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उनको लगता है कि ये सारा कुछ अपने हाथ में ले रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके द्वारा भी विरोध किया जा सकता था, राइट। विशाल क्षेत्र, बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, उसमें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ये एक बहुत बड़ा प्रांत था जहाँ पे कहा जाता है कि शासन करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत भारी पड़ता। तो कहीं ना कहीं उसका जो उस विशाल क्षेत्र था, जो भौगोलिक स्थिति थी, वो भी कहीं ना कहीं उनके पास जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुशल शासकों की व्यवस्था नहीं थी, प्रशिक्षित कर्मचारी का अभाव था, जिसके कारण भी ये चीज़ें कहा जाता है, राइट। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का भी डर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी और इस तरह की हरकतें करने के बाद हो सकता था कि ब्रिटिश जो सरकार जो है वो भी अपना हस्तक्षेप वहाँ पे डाले और यही होता है जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट। सीधे प्रशासन की अनुमति नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये कुछ द्वैत शासन अपनाने का कारण कहा जा सकता है, राइट। इसको आप मेंस में बड़े अच्छे तरीके से एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, राइट। आगे हम देखते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। जब द्वैत शासन आता है तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, थोड़ा रैशनली अगर हम सोचें, जन विरोध का खतरा किस तरह से इसको नुकसान करेगा, किस तरह से क्या परिणाम लेके आएगा द्वैत शासन का, तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या होता है। एक इलाहाबाद की संधि के पश्चात द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। रिजल्ट जो होता है इसका बहुत डेंजर होगा, राइट। राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक सारी चीज़ों में इसका इफेक्ट क्या है देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम क्या होते हैं। एक तो जब आप एक अराजकता की स्थिति काफ़ी बन जाती है, सारा पैसा अपने आप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने पास रखना शुरू कर देता है, और प्रशासन की व्यवस्था जो होती है अगर आप उसको मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं दोगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या होता है, वहाँ पे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बंगाल के जो शासक होते हैं उनके पास प्रशासन होता है, राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या होता है, भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये राजनीतिक प्रशासनिक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक परिणाम की बात करें तो कृषि उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा कमी आई। कहा जाता है कि जो भारत है सोने की चिड़िया जो कहा जाता है, वहाँ पे कृषि बहुलता वाले क्षेत्र होने के कारण क्या था कि सारी कुछ जहाँ पे हम ब्रिटिश आने से पहले आत्मनिर्भर भी थे और काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी कर देते थे, बट जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो काफ़ी कुछ हमारा गिर जाता है। कृषि जो एग्रीकल्चर होता है काफ़ी कम हो जाता है। क्यों, कारण क्या है, जो राजस्व वसूली है काफ़ी ज़्यादा उनसे वसूला जाता है। उनकी मनोवृत्ति, जो किसान की मनोवृत्ति होती है उसकी जो मन होती है उसका उदास हो जाता है कि हमसे ज़्यादा ही वसूला जाता है तो हम एग्रीकल्चर क्यों करें। तो कहीं ना कहीं उत्पादकता जो होती है कृषि की वो भी कम हो जाती है। दस्तक का दुरुपयोग और कंपनी का राजस्व अधिक वसूला जाना, दस्तक वहाँ पे मिलता था उनका काफ़ी दुरुपयोग किया जाता था, राइट। जो कंपनी का राजस्व था ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, काफ़ी वसूला जाता था। ये आर्थिक परिणाम देखें। ददनी व्यवस्था का दुरुपयोग शुरू हो जाता। ददनी व्यवस्था एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यवस्था होती थी, राइट। ददनी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होती थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था
कि आप अच्छे से फसल उगाओ और आपको हम पहले एडवांस में पैसा दे देते हैं, राइट। और जो भी फसल होगा उसके हिसाब से उसको फ़ायदा दिया जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होता था कि दलनी व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पता होता था कि हमारा जो फसल होगा, जो चीज़ें होगा वो बिक जाएगा, ऑलरेडी उसके पैसे आए हुए रहते हैं। लेकिन दलनी व्यवस्था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, इसका काफ़ी दुरुपयोग किया जाता है। अपने मन मर्जी के हिसाब से उनसे पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, काम करवाया जाता है, राइट, उससे उपयोग किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने क्रिएट शुरू हो जाते हैं। हस्तलिपि और दस्तकारी उद्योग का पतन होना शुरू हो जाता है। जो हस्तलिपि कार्य होते हैं उसका भी कम होना शुरू हो जाता है। दस्तकारी उद्योग का पतन होना शुरू हो जाता है। ब्रिटेन की तरफ से धन की निकासी का कार्य शुरू हो जाता है। ब्रिटेन की तरफ धन की निकासी, सोच रहे हो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अपना जो खर्च था वो अंग्रेज अपने पास लेके आते थे। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में द्वैत शासन शुरू किया, इन्होंने क्या किया, यहीं से पैसे कमा के इन्होंने अपने खर्चे निकालने शुरू किया और यहाँ से पैसे कमा के खर्चे निकाल के उसको बचा के इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो ये क्या ड्रेन जो है वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के इसको बोला जाता है। ब्रिटेन की तरफ धन की निकासी का जो सिद्धांत है उसको भी लागू शुरू कर दिया। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी तो जनरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा और यही कारण था कि बंगाल में एक भीषण अकाल आई जिसका आज के डेट में हम कोरोना से कह सकते हैं कि एक कोरोना का जो अकाल आया हुआ पड़ा है पूरे विश्व में। इस तरह की चीज़ें बंगाल में उस तरह दिखाई दे रहा था, राइट। तो आगे हम देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारण पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो स्थानीय निवासी का शोषण होना शुरू हो जाता है बंगाल के अंदर, ठीक है। समाज में नैतिकता का पतन शुरू हो जाता है। जो कृषक होते हैं, वहाँ काम करने वाले होते हैं, राइट, जनजाति होते, शिल्पकार होते, उसमें काम करने की प्रेरणा खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब सामाजिक संस्कृति कारण भी होते हैं, राइट। अगर हम देखें तो इसका क्या हुआ कि जो बंगाल में द्वैत शासन शुरू हुआ तो ये बंगाल ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि कंपनी के ऊपर भी काफ़ी नकारात्मक प्रभाव लेके आए, जिसके बाद कंपनी काफ़ी ज़्यादा बिखरना भी शुरू हो गया। इसके अंतर्गत कंपनी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो कंपनी का जो कर्मचारी था उस पर नियंत्रण कम हो गया। कंपनी का कर्मचारियों पर नियंत्रण कम हो गया क्योंकि पैसे वसूली शुरू हो गए, राइट। उधर प्रशासनिक में भी क्या हुआ, इनबैलेंस हो गया। तो क्या हुआ, कंपनी का कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण कम हो गया, निजी व्यापार बढ़ने लगे, राइट। प्राइवेट कंपनी होने के कारण क्या हुआ कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होने के कारण वहाँ पे जो निजी व्यापार की सुविधा थी उसको काफ़ी बढ़ावा मिला। कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा होना शुरू हो गए और पर्सनल जो फ़ायदे थे वो बढ़ने शुरू हो गए और इसी स्थिति का कारण था कि कंपनी दिवालिया घोषित हो गई, राइट। तो क्या है कि जो बंगाल में द्वैत शासन हुआ उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, राइट। आगे हम देखते हैं द्वैत शासन का अंत कैसे होता है। जब ये सब सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद क्लाइव द्वारा स्थापित 1765 का जो द्वैत शासन होता है, वारेन हेस्टिंग एक नया वहाँ का जो है एक नए लीडर के रूप में आते हैं। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में समाप्त किया जाता है, राइट। इस और अगर हम देखें तो शासन का पूर्ण दायित्व कंपनी के हाथ में आ जाता है। इसके बाद कंपनी का जो प्राइवेट काम करने वाले थे सारे को हटा के क्या किया जाता है, शासन जो है पूर्ण कंपनी के हाथ में जाती है। जो मुर्शिदाबाद पटना में राजस्व बोर्ड था उसको समाप्त करके समाप्त करके कलकत्ता में राजस्व परिषद की स्थापना की जाती है, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है कि मुर्शिदाबाद और पटना के बाद किसके द्वारा कलकत्ता में शिफ्ट किया गया था राजस्व परिषद की स्थापना, तो कौन थे, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण मुक्ति और 16 लाख का आर्थिक वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया जाता है, राइट। तो देख रहे हो यहाँ से क्या होता है, एक नए युग का शुरुआत हो जाता है इंग्लैंड के लिए, राइट। बंगाल के नवाब को शासन के कार्य से पूर्ण मुक्ति, मतलब अब वहाँ पे जो पहले बंगाल का जो नवाब था जो शासन व्यवस्था देखते थे अब उनको वो भी नहीं देखना है, राइट। 16 लाख का पेंशन वार्षिक पेंशन देकर उसको निश्चित करके उनको अपना पेंशनकर्ता के रूप में उसको अंत कर दिया। उसके बाद आता है जब इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, राइट, तो कंपनी क्या होता है सीधे जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश होते हैं उसके हाथ में चला जाता है और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको चेंज कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ भारत का, जिसको वारेन हेस्टिंग जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, राइट। कंपनी का विस्तार प्रारंभ हो जाता है
राइट। तो इस तरह से चीज़ें हमने देखा किस तरह से आने शुरू हो जाते हैं और एक एक ज़बरदस्त चीज़ें होना शुरू हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी रेगुलेशन अच्छी भी होगी, राइट। 73 के बाद रेगुलेशन थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, वायसराय आने शुरू हो जाएंगे, राइट। गवर्नर जनरल चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस मैंने यहाँ पे देखा बंगाल में द्वैध शासन किस तरह से स्टार्ट होता है, राइट। आगे हम देखते हैं आगे का जो हमारा टॉपिक है वो मैसूर विजय। किस तरह से मैसूर पर किस तरह से अंग्रेज विजय करते हैं, राइट। मैसूर पर किस तरह से विजय करते हैं, इसके अंतर्गत हम देखेंगे बंगाल इसमें जो देखेंगे हम परिचय देखेंगे, मैसूर विजय का परिचय देखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। ये मैसूर युद्ध जो मैसूर विजय होता है, क्या होता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो विस्तार करना शुरू कर देता है तो उसी कड़ी में मैसूर विजय भी होती है, जिसमें क्या होता है 4 युद्ध होते हैं, राइट। और उसमें हम देखते हैं आगे डिटेल से कि किस तरह से क्या होता है। इसमें देखते हैं हम, अगर देखें हम तो जो निजाम होता है कर्नाटका होता है, राइट। मैसूर होता है, इसकी स्थापना जो मैसूर होता है इसकी स्थापना हैदर अली द्वारा 1766 में किया जाता है। और नेक्स्ट टीपू सुल्तान जो आता है वो 1762 से 99 तक आता है। अगर हम परिचय की बात देखें मैसूर राज्य की स्थापना और इसके परिचय की बात करें तो क्या होता है, तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य के पतन के साथ मैसूर का उदय होता है, राइट। मैसूर का उदय कब होता है, तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब मीन्स के विजयनगर के साम्राज्य के बाद मैसूर राज्य का उदय होता है। जो वाडियार वंश होता है, वाडियार वंश का शासन जो होता है, अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वाडियार सेकंड होता है, जो 1734 से 1776 तक होता है। वास्तविक सत्ता दो भाई के वाडियार वंश का जो शासन होता है, अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज वाडियार होता है, लेकिन वास्तविक सत्ता देखो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, राइट। वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, 2 अलग भाई होते हैं, देवराज और नंदराज, राइट। इसके अंतर्गत क्या होता है 1749 ईस्वी में हैदर अली जो सैनिक होता है, और दूसरा क्या होता है 1755 में हैदर डिडीगुल के फौजदार पर नियुक्त होता है। राजधानी जो होती है श्रीरंगपट्टनम में थी, राइट। उस समय क्या होता है, राजधानी श्रीरंगपट्टनम में होती है। रिजल्ट हम देखते हैं तो 1761 में हैदर अली द्वारा संपूर्ण शक्ति के रूप में देखा जाता है इसको। 18वीं सेंचुरी में हैदर और टीपू के नेतृत्व में मैसूर राज्य की प्रगति बहुत अधिक होती है, हैदर और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में, राइट। अगर नोट में हम देखें तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, राइट। टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम जाने यहाँ पे तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हैदर अली पिता जो है था, उसका पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा था, राइट। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान शासक बनता है टीपू सुल्तान, और कुशल शासक होता है, एक विदेशी घटनाओं की रुचि रखता है, दूरदर्शिता होती है, मतलब टीपू जो होता है कहा जा सकता है कि एक अच्छे लीडर के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो इन्होंने क्या किया कि जो पालकी का इस्तेमाल था वो नहीं करना था, उनको ख़त्म कर दिया था। और स्पेशली जो विकलांग था, जो महिलाएं थे, उसके लिए इन्होंने पालकी का जो है उपयोग करना शुरू समझा, राइट। सेना का आधुनिकीकरण किया और इसी कड़ी में उन्होंने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया। तो टीपू सुल्तान कहीं न कहीं जो देखा जाता है तो एक कुशल शासक के रूप में देखा जाता है, विदेशी घटनाओं में रुचि रखता है, दूरदर्शिता होती है। तो इसी कड़ी में क्या होता है, सेना का आधुनिकीकरण करता है टीपू सुल्तान 1796 ईस्वी में, और नौसेना बोर्ड का गठन करता है। डिडीगुल और एवं मालाबार में जो होता है गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित करता है। तो सोच सकते हो, सॉरी, ये 2 जगह डिडीगुल और मालाबार में गोला बारूद की फैक्ट्री भी स्थापना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे सुधार करते हैं, जो बिचौलिया होता था उनको समाप्त कर देता है और सीधे किसानों के साथ काम करते हैं। व्यापार वाणिज्यवाद को काफ़ी बढ़ावा देता है, राजस्व कोड का गठन करता है, राइट। स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था वो भी टीपू सुल्तान की कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक दिन के रूप में देखा जा सकता है। विदेशी संबंध अच्छे थे, राइट। फारस की खाड़ी, तुर्की, ईरान, ये सब सारे देशों के साथ जो टीपू सुल्तान था उनका अच्छा रिलेशन देखा जा सकता है। रॉकेट का जो तकनीकी खोज है, खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है टीपू सुल्तान को, राइट। उसके बाद देखें तो जोकोविच दल की जो दफ्तर खोलने की अनुमति जो होती है, ये भी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। मतलब कहा जा सकता है स्वतंत्रता का वृक्ष जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, टीपू सुल्तान के द्वारा, राइट। कुछ और चीज़ें हम देखें तो
आइकन ऑफ मैसूर के रूप में इसको कहा जा सकता है, राइट। मिलिट्री मैन के रूप में देखा जा सकता है। टीपू सुल्तान की सीमाई की बात करें तो इनका भी मराठा और निजाम के साथ नहीं जुड़ पाया, राइट। टीपू सुल्तान क्या था, कहीं ना कहीं जो इनका जो फादर था, जो इनके पिता थे हैदर अली, उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था मराठा और निजाम के साथ। लेकिन वो इनको जो हैदर अली थे, जो टीपू सुल्तान थे, वो इन सब के साथ मराठा निजाम के साथ रिलेशन बना के नहीं रख पाए। जल्दीबाजी में क्या करता था, कभी कभार ये निर्णय लेता था, तो जल्दीबाजी में बहुत सारे निर्णय इन्होंने गलत लिए। बहुत सारे धार्मिक संकीर्णता की नीति भी अपनाए, जिसमें इन्होंने मंदिर को भी तोड़वाया। हालांकि श्री गौरी की जो मंदिर है उसको अनुदान और संरक्षण भी प्रदान करवाया, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें देखा जा सकता है जो टीपू सुल्तान है किस तरह से क्या चीज़ें किया, तो एक कंप्लीट एनालिसिस मैं यहाँ पे देखा हूँ, राइट। आगे हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे फ्रेंड आपको पता लग गया होगा कि टीपू सुल्तान और उसके जो हैदर अली, उसके पिता, ये सब चीज़ों में किस तरह से डिफरेंस दिख रहा है, राइट। किस तरह से शासन व्यवस्था में डिफरेंस दिख रहा है, किस तरह से अपने आप को इंटरनल कलह के रूप में देखा जा सकता है। तो यही आगे जाके क्या होगा कि उनके हार का कारण बनेगा, राइट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो इसमें अंग्रेज की आक्रामक नीति और विस्तारवाद के कारण है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, राइट। अंग्रेज जब अपना विस्तार करना शुरू कर देते हैं, राइट, और उनका जो आक्रामक नीति होता है, एग्रेसिव पॉलिसी होता है, उसके कारण क्या होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें हैदर अली और जो वेलरेस्ट होता है उसके बीच होता है। मद्रास की संधि द्वारा युद्ध की समाप्ति होती है और प्रथम युद्ध इंग्लिश के साथ होता है, राइट। ये प्रथम युद्ध जो होता है हैदर अली का इंग्लिश के साथ, अंग्रेज के साथ होता है। हैदर अपने पक्ष में मराठा निजाम को कर लेता है, जो राइट, और ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस मद्रास में भेज दिया जाता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मैसूर की जीत होती है, राइट। जो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है एक क्रम में सजाने के लिए आपको, राइट, अप एंड डाउन या ऊपर नीचे आरोही क्रम में सजाने के लिए पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, उसकी डेट। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, 1768 से 1769, राइट। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84। ये हैदर एवं टीपू ये बाप बेटे होते हैं और वारेन हेस्टिंग के बीच होता है। 1784 ईस्वी में क्या होता है, मंगलूर की संधि के द्वारा दोनों पक्ष बराबर पे क्या होता है, ये युद्ध की समाप्ति होती है। और हैदर की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को ईस्वी में हो जाती है और इसके बाद टीपू सुल्तान एक शासक के रूप में बन के आता है। तो कहा जा सकता है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच टीपू सुल्तान एक शासक के रूप में निकल के आता है। जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में होता है। टीपू वर्सेस कार्नवालिस 3 चरणों में होता है। जो टीपू होता है वो पहले भिड़ते हैं मिंटो के साथ, फिर टीपू होता है कार्नवालिस के साथ 1970 में, और टीपू वर्सेस कार्नवालिस, मिंटो, स्टुअर्ट। मतलब देख रहे हो टीपू सुल्तान के साथ ये 3 तरह से अलग अलग तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से उस समय भी जो मराठा थे, जो मैसूर थे, राइट, किस तरह से स्ट्रॉन्ग पक्ष के रूप में देखा जा सकता था। टीपू का आत्मसमर्पण और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस चीज़ की समाप्ति होती है और टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है, जिसमें 3 करोड़ का हर्जाना भी होता है, राइट। 2 बेटे को ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंधक, इसमें क्या हो जाता है, जो तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जो टीपू का 2 बेटा होता है उसको क्या किया जाता है, बंधक बना लिया जाता है, राइट। इसमें हम थोड़ा सा ये फिगर में देख ले तो तुलभद्रा नदी होता है, मालाबार, बारामहल, मैसूर, डिडुगुल, निजाम, कृष्णा, पेनारी, ये सब सारी चीज़ें एरिया क्या है, ये क्या किया जाता है, टीपू से छीन लिया जाता है, राइट। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में क्या होता है, एक अंग्रेज विचारक कहते कार्नवालिस का कहता है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा मित्रों को भी मजबूत नहीं होने दिया। तो कहा जा सकता है कि इस तरह से चीज़ें जो देखी जा रही है, जो चीज़ें अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत डेंजर दिखाई दे रहा है, राइट। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो जो 1799 से 99 तक हुआ, राइट। ये मार्च से मई तक चला था, राइट। तो इसमें देखते हैं टीपू वर्सेस वेलेस्ली, हैरिस, स्टुअर्ट, ये तीनों मिल के किस तरह से टीपू सुल्तान को हराया। श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि के पश्चात क्या होता है, ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो किस तरह से टीपू सुल्तान को तीन बार यहाँ पे लड़ाई होती है और तो 2 बेटे थे उनको भी बंधक बना लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मन में, उसके अंतर मन में चीज़ें छुपी रहती है और आगे चल के जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसका कारण बनता है, राइट।
इसी में अंग्रेज और मराठा निजाम के साथ गठबंधन कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, और इसमें टीपू जो होता है 4 मई और 1799 को इसकी डेथ हो जाती है, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई गलती इसमें आपको मिलती है तो ज़रूर कमेंट में करें, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।